करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आप सभी के लिए जो है कंपनी लॉ से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बट शायद मुझे लग रहा है कि आप सबका अप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए जो है लोग इन वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं। मैं भी उन सबको बता दूं कि ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एडमिशन जिन्होंने स्टूडेंट्स ने लिया है, तो वो लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग ही ये बुक है। आप पुरानी बुक पे मत जाइए, ठीक है। अगर आप नहीं है तो आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं, ये प्रॉपर वही बुक है। तो इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपका ओल्ड सिलेबस है, नहीं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बुक है, उसी से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है, आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप जो है इस पार्ट सेकंड पे आना है। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है जो कि मुझे बताना है वो है आपका द पावर ऑफ NCLT एंड NCLAT, यानी इनके पावर्स क्या क्या हैं, ये किस तरीके से जो है काम वगैरह करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या पावर है इनकी। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, कह रहा है द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल में बी एक्सरसाइज बेंचेस कॉन्स्टिट्यूएड बाय द president of the tribunal, out of which one shall be judiciary member and another shall be technical member। ये अभी हम बात कर रहे थे, जितने भी ट्रिब्यूनल होते हैं वो अपॉइंट किसके थ्रू किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू किए जाते हैं, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जिसमें एक जुडिशली होता है, जुडिशली मेंबर यानी कि जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एंड अनदर सेल बी टेक्निकल मेंबर। टेक्निकल मेंबर जैसे कोई भी अकाउंटेंट हो, ठीक है ना, जो जिस भी फील्ड में उसको एज अ काम कर रहा हो, तो उसमें वो अच्छा खासा उसकी पकड़ हो और एक्सपीरियंस बंदा हो। दूसरी कह रहा था ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर टू द पार्टीज एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट पासिस सच ऑर्डर। देखिए, हर कहीं पे भी आप कोर्ट में भी जाएंगे तो सबसे पहले आपकी बातें सुनी जाएगी, चाहे आप विक्टिम हो, चाहे आप एक तरीके से क्राइम पार्टनर हो, तो कहीं ना कहीं सबकी सुनी जाएगी, चाहे आप उसमें हो। तो यही कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी हेयर टू द पार्टीज प्रोसीडिंग बिफोर, ठीक है ना। तो उसके बाद ऑर्डर दिया जाता है। आगे क्या है, ट्रिब्यूनल शैल हैव द पावर टू रिव्यू ओन ऑर्डर। इन ट्रिब्यूनल के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डर को दोबारा से चेक कर सकते हैं, और अगर उन्हें लगेगा कि हमने पुराना ऑर्डर गलत दिया है तो उसको वो क्रॉस कर सकते हैं। एनी पर्सन एग्रीड बाय ऑर्डर डिसीजन ट्रिब्यूनल में प्रेफर अपील टू द एपीलेट ट्रिब्यूनल। देखिए, मैंने अभी आपसे बात की थी कि NCLT में अगर कोई भी इस तरीके से ऑर्डर आ जाए जो आपके खिलाफ है और आपको लग रहा है कि ये ऑर्डर सही नहीं है, तब फिर आप NCLAT में जा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इसमें भी आपको लगता है कि नहीं जी, इसमें भी जो है सही से नहीं सुना गया है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें चीज़ें समझ में आए। उसके बाद आपका यही सारी चीज़ें दी हैं। पांचवा कह रहा है द ट्रिब्यूनल एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बट शैल बी गाइडलाइंस प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। देखिए, ये CRPC को जो है, यानी सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये नेचुरल जस्टिस पे बात करता है, प्रिंसिपल्स वगैरह के एक्चुअली में हुआ है या नहीं हुआ है, कि अगर कुछ भी फॉल्ट है, किसकी फॉल्ट है, ये सारी चीज़ें नेचुरल जस्टिस से देखी जाती है। ये कोई भी सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता। सिविल प्रोसीजर होता क्या है, आप समझिए कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपसे सबूत मांगे जाएंगे कि ये है, फिर वो प्रोसीडिंग आगे चलता जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे नेचुरल जस्टिस है। अब जैसे अब मैं ऐसे कह दूँ कि भाई दो लोगों में लड़ाई हुई और एक को जो है सही से तोड़ दिया, ठीक है ना। अब वो वहाँ पर गया कोर्ट में, तो कोर्ट में अगर वो जा रहा है तो उसे कहता है कि सर इसने मेरे को मारा है। अब आप देखो, नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि उसे दिख रहा है, उसकी चोट वोट लगी है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई इसने मारा है, तो हम नेचुरल जस्टिस से जो है इसको एज अ पनिश कर सकते हैं, क्योंकि वो दिख रहा है। और अदरवाइज़ क्या होगा सिविल प्रोसीजर में, कि भाई हर चीज़ देखी जाएगी कि गलती किसकी थी, क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीज़ में टाइम चला जाता है।
ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना। कह रहा है द ट्रिब्यूनल एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव द सेम पावर एंड वेस्ट द सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसके बाद कह रहा है समोनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिन हिम ऑन ओथ। ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन किए जाएंगे, उसके रिगार्डिंग ही जो है ओथ किया जाएगा। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किए जाएंगे प्रॉपर तरीके से, जो जो चीज़ें रिक्वायर रहती है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, ठीक है, जो भी एविडेंस लिए जाएंगे वो एफिडेविट के थ्रू लिए जाएंगे। तो एक बार ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग जो भी पब्लिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट कॉपी जो होता है वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसको एग्जामिनेशन विटनेस के डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग वो जो है इशू कर सकते हैं कमीशन कि भाई इसको एग्जामिन करो, रिव्यू चेक करो कि क्या चीज़ है कि नहीं है, और कोई इसे मना भी नहीं कर सकता, ठीक है। 7th कह रहा है एनी ऑर्डर मेड बाय ट्रिब्यूनल एपीलेट मे बी एनफोर्स बाय द ट्रिब्यूनल इन सेम मैनर एज वेयर द डिक्री एंड कोर्ट शूड पेंडिंग देयर इन। देखो, जिस मैंने कहा कि अगर दोनों की पावर सेम है तो कहीं ना कहीं दोनों जो है एक दूसरे की इज्जत करेंगे, ठीक है ना। तो अगर उन्होंने कोई भी फैसला दिया है, इन्फोर्स किया है, तो कह रहा है सेम मैनर इफ वेयर डिक्री मेड बाय कोर्ट इन शू पेंडिंग देयर। ऑल प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल और एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल डीम टू बी जुडिशियली प्रोसीडिंग विद द इंडियन पेनल कोड, ठीक है। अगर इससे पहले अगर कोई भी प्रोसीजर चल रहा है तो वो आईपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा, लेकिन खैर आईपीसी में अब आप चेंज आ रहा है, आप देख रहे हो कि चेंज आने वाला है, तो अब नया चीज़ निकल के आएगा। नो सिविल कोर्ट हैव जुरिडिक्शन टू entertain shoe for proceeding in respect of any matter which tribunal and appellate empowered to determine under the act and no injunction shall be granted by court other authority। देखो, अगर इन दोनों ने कोई भी फैसला दिया है तो कोई भी कोर्ट है सिवाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी, छोड़ करके, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके बाकी कोई भी कोर्ट जो है इनको इंजक्शन नहीं कर सकते, यानी उन्होंने जो भी डिसीजन दिया है उस पर जो है स्टे नहीं लगा सकते, ठीक है, उनको रोक नहीं सकते, वो वैलिड माना जाएगा। इन एनी पर्सन एग्रीड बाय डिसीजन, अगर वो इनसे खुश नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं विद 60 डेज, यानी 60 दिन के अंदर अंदर उनको जाना पड़ेगा ताकि वो अपना जो है प्रॉपर तरीके से काम कर सके। द NCLT has the power under the Company Act adjudicate proceeding initiate before the company law board on the previous act Company Act 1956 के रिगार्डिंग फॉलो होंगे। पेंडिंग बिफोर द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि इंक्लूडिंग दोज पेंडिंग सिक इंडस्ट्रियल को स्पेशल प्रोविज़न एक्ट के थ्रू किया जाएगा। पेंडिंग बिफोर एपीलेट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये सारे के सारे पावर्स हैं जो इनके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। तो खैर आप इतना ही पढ़ लेंगे, ऊपर के 8, 9, 10 तो आपके लिए बहुत है, इस टॉपिक में तो इतना ही आप कर लो, बहुत है। तो इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है, ये पावर बेस्ड इन NCLT है, ठीक है, अलग अलग एक्शंस के रिगार्डिंग वो हमने ऊपर पढ़ लिया है, तो आप बस इतना ही पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है नहीं। तो आज की क्लास की चीज़ें जो थी, क्योंकि मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है, सॉरी एक, चलिए ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्पेशल कोर्ट के बारे में। स्पेशल कोर्ट एंड कंपनी लॉ बोर्ड, CLB यानी कंपनी लॉ बोर्ड, इसका क्या मतलब है? पहली चीज़, ये इस्टेब्लिश कब हुआ और किसके थ्रू हुआ? सेक्शन 435, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। इसमें लिखा है कि एज़ पर सेक्शन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इस्टेब्लिश, ये चीज़ तो पता चल गई कि ये जो स्पेशल लॉ बोर्ड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। मैनी स्पेशल कोर्ट नेसेसरी टू प्रोवाइड स्पीडी ट्रायल ऑफेंस पनिशेबल अंडर द कंपनी एक्ट। अगर कोई भी कंपनी एक्ट में कोई भी चीज़ें हुई है फ्रॉड वगैरह केस में, तो उसको स्पीडली ट्राई, यानी फटाफट उसका जो है एक तरीके से डिसीजंस के रिगार्डिंग ये कोर्ट बनाया गया है। और इसमें जो है
एक्ट के थ्रू इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 ईयर और मोर, इसमें आपको सज़ा जो है 2 साल और 2 साल से ज़्यादा मिल सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड एस्टैब्लिश डेजिग्नेटेड मैनी स्पेशल कोर्ट नेसेसरी। एक इसमें पहली चीज़, इसमें सिंगल जज होल्डिंग होता है ऑफिस दिस सेशन एंड एडिशनल सेशन जज केस ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर। एंड एक होता है मेट्रोपोलिन मजिस्ट्रेट या जुडिशली मजिस्ट्रेट कह दो, फर्स्ट क्लास इन केस ऑफ अदर ऑफेंस। और इसके अलावा अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसके लिए मेट्रोपोलिन मजिस्ट्रेट बनाए गए, इसे हम जुडिशली मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है ना, JM जिसे हम। उसके बाद कह रहा है हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द occurrence of the chief justice of high court within whose jurisdiction judge appoint is a working। अब इसमें काम करने वाले लोग कौन हो सकते हैं, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है या जज, ठीक है ना, विद इन हु जुरिस्डिक्शन द जज अपॉइंट इज अ वर्किंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। उसमें कह रहा है आगे कि स्पेसिफाई दैट द कोर्ट या स्पेशल कोर्ट वेल डिसाइडिंग अमाउंट फाइन इम्प्रिजमेंट अंडर दिस एक्ट शैल हैव रिगार्ड द फॉलोइंग फैक्टर नेमली। पहले ये देखा जाएगा कंपनी का साइज़ कितना है, छोटी कंपनी है तो ऑब्वियसली फ़ाइन भी उसी हिसाब से लगेगा। नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, इंजरी कितने, पब्लिक इंटरेस्ट में इंजरी कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही जो है ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें लिखे, कह रहा ऑफेंस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट, तो ये अभी हमने पढ़ा कि इसमें 2 साल और 2 साल से ज़्यादा का होता है, ठीक है। और उसके बाद और क्या चीज़ें इसमें आप पढ़ सकते हो, खैर ये सारी चीज़ें ऐसी है जो प्रॉपर तरीके से आप, मैं सिर्फ आपको स्पेशल कोर्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप इसमें देख सकते हो। आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग। टेक अ कॉग्निजेशन ऑफ ऑफेंस अंडर द कंपनी एक्ट 2030 विदाउट एक्यूज बीइंग कमिटेड ट्रायल ओपन, यानी pursual of the police report fact constituting such offense and if the complaint has been filed in that behalf, try at the same trial offense with the accused may be charged under CRPC। इसमें सारी चीज़ें CRPC के अकॉर्डिंग चलेंगी। और if the special court think fit and may try to summary way any offense, the company act will punishable with imprisonment term of 3 year and अगर उनको लगेगा कि ये प्रॉपर तरीके से ठीक है ना, और सारे चीज़ों को ध्यान में रखते तभी जो है उन्हें पनिश किए जाएंगे। और उसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें फैक्ट वगैरह जो है पुलिस रिपोर्ट वगैरह में सारी चीज़ें देखने के बाद, जो भी पुलिस रिपोर्ट और जो कंप्लेंट वगैरह फाइल की गई है उनके बिहाफ पर ही ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो ये जो आपका स्पेशल कोड था और एनसील था, और यही आप इसमें पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो एक क्वेश्चन यहाँ से तो पक्का बनेगा, तो आपने उसको कर लेना है जो भी मैंने आपको कराया। नेक्स्ट क्लास में मैं जो है आपको प्रॉपर तरीके से आगे की चीज़ें कराऊंगा। तो चैप्टर 3 हम अगली क्लास में करेंगे, जो कि है आपका टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑन द अदर बेसिस ऑफ मेंबर। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि आपको और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी आप समझदार हैं प्रॉपर तरीके से इस चीज़ों को। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में न्यू चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और अपना ख्याल रखें।